आज हम इस वीडियो में आपको MGT 15 का एक ओवरव्यू देने वाले हैं, जिसमें हम फीस के बारे में, ड्यू डेट के बारे में, फाइलिंग प्रोसेस के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं जूम योर स्किल CS CMA मंजू शर्मा के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज आज इस वीडियो में हम जो बेसिकली फिल्स होती हैं इम्पोर्टेंट, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या कंटेंट होना चाहिए और विद एग्जांपल्स हम इस वीडियो में समझने वाले। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर आपको लगता है तो पॉज करके आप उसको कॉपी करके आप अपने फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, जो एग्जांपल्स मैंने इस वीडियो में दिए हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए टाइम ना ज़्यादा लेते हुए डिस्कस करते हैं फॉर्म नंबर MGT 15। इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं ये 5 चीज़ें कवर करने वाले हैं। क्या होता है MGT 15 फॉर्म और कौन फाइल करता है, क्यों फाइल करता है, क्या टाइमलाइन है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस क्या है फॉर्म फाइल करने का और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जो हमें इस फॉर्म को फाइल करते वक्त ध्यान रखने हैं। तो ये पांचों की पांचों चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉर्म MGT 15 एंड व्हाई एंड हु फाइल दिस फॉर्म। अगर हम मोटा मोटा MGT 15 समझे, MGT 15 जो है वो एक AGM रिपोर्ट होती है। जैसे ही आप अपनी कंपनी की AGM कर लेते हैं तो ये एक रिपोर्ट MCA में फाइल करनी पड़ती है थ्रू MGT 15 फॉर्म में। और गवर्निंग जो सेक्शन है इसका वो सेक्शन 121 है। और क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है कि जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है उसको अपनी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है AGM की, जिसमें स्पेसिफिकली इंक्लूड होगा कि AGM प्रॉपरली कॉल्ड हुई है, AGM हुई है, AGM कंडक्ट हुई है कंपनीज एक्ट उसके रूल्स के हिसाब से। तो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट चीज होती है जो हमें MGT 15 में कवर करके MCA में फाइल करनी पड़ती है। ये हो गई हमारी मोटी मोटी MGT 15 होता क्या है और कौन फाइल करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज टाइमलाइन, फाइलिंग फीस एंड लेट फीस ऑफ दिस फॉर्म। बेसिकली टाइमलाइन की अगर हम बात करें, जैसे ही पब्लिक लिस्टेड कंपनी अपनी AGM कंप्लीट कर लेती है उसके 30 डेज में ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। और अगर आप डिले करेंगे तो डिले के बाद आपके ऊपर एडिशनल फीस लगेगी। नॉर्मल फीस की बात करें तो नॉर्मल फीस में आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एज पर कैपिटल के हिसाब से आपकी नॉर्मल फीस यहाँ पर चार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैपिटल जो है लेस देन 1 लाख है तो 200 फीस लगने वाली है। तो इस हिसाब से आपकी फीस लगती है। वैसे तो लिस्टेड कंपनी की कैपिटल जो है वो ज़्यादा ही होती है, तो उनकी फीस जो है जनरली 600 और 500 के रेंज में रहती है, बट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी। एडिशनल फीस क्या है इसमें, मतलब कोई लेट फीस लगती है? यस, लेट फीस इसमें लगती है। क्या है वो, हम जो जनरल हमारी फॉर्म्स की फीस रहती है वैसे ही इस फॉर्म में फीस लगती है। यहाँ पर ये दिया गया है अप टू 30 डेज, अप टू 30 to 60 डेज, 60 to 90 डेज, 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, 12 टाइम्स। ये हमारी एडिशनल फीस इस फॉर्म में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड। अगर आप फॉर्म का लेआउट देखेंगे तो फॉर्म में एज सच कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता अटैच करने के लिए। पर होता क्या है, बिकॉज लिस्टेड कंपनी में क्या होता है, बहुत हमारे जो इसमें डॉक्यूमेंट्स में इस फॉर्म में जो फील्ड्स हैं, जो चीज़ें मांगी गई हैं वो है ना बहुत लंबी होती है, मतलब डिटेल्ड हमें एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो उस केस में हमारा जो कंटेंट होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट आप वो अटैचमेंट आप अपनी इसमें लगा सकते हैं, एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट करके 5 अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंडेटरी नहीं होता, एज पर योर रिक्वायरमेंट है, एज पर योर एजेंडा ऑफ AGM होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस टू फाइल दिस फॉर्म। अब इसमें हमने इस प्रोसेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है, 4 स्टेप में बेसिकली डिवाइड करा है। जैसा मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ,
मैं स्क्रीनशॉट लगाती हूँ फील्ड वाइज का और फिर उस फील्ड वाइज को एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर हमने इस फॉर्म को 4 स्टेप में कवर करा है। तो फर्स्ट जो स्टेप है हमारा होने वाला है फील्ड नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर ये देखिए, अगर जैसे आप फॉर्म खोलेंगे तो सबसे पहले आपको सिन नंबर मेंशन करना है। सिन जो है वो एक्टिव होना चाहिए, अगर एक्टिव नहीं होगा तो एरर दिखाएगा आपको। तो जैसे ही आप सिन डालेंगे, बेसिस ऑन दैट सिन आपका फील्ड नंबर 2A, 2B, 2C प्रीफिल हो जाएगा एमसीए डेटाबेस से। अगर एमसीए डेटाबेस से प्रीफिल नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिन में एरर है। तो एक बार ये सिन जरूर चेक करिए अगर सिन में कुछ इशू तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप है डिटेल्स ऑफ मीटिंग। डिटेल्स ऑफ मीटिंग में हमने फील्ड नंबर 1 और 2 ऊपर कवर कर लिया। फील्ड नंबर 3 में डिटेल्स ऑफ द मीटिंग हमें मेंशन करना है। अब डिटेल्स ऑफ द मीटिंग में हम क्या क्या कैप्चर करने वाले हैं। 3.1 हमारे बात करता है फाइनेंशियल ईयर टू विच द एजीएम रिलेट्स। तो इसमें आपको स्टार्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देना है एंड एंड डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देना है। कैसे रहने वाला है ये आगे देखते हैं इसमें। सो फील्ड नंबर 3.1, तो यहाँ पर देखिए मैंने येलो कलर का फील्ड हाईलाइट कर रखा है और उससे रिलेटेड जो रहने वाले कंटेंट्स वो हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं। तो फील्ड नंबर 3.1 में हमसे वो क्या पूछता है, फाइनेंशियल ईयर टू विच द एजीएम रिलेट्स। सो स्टार्ट डेट में हमें डेट देनी है। अगर आपकी इनकॉर्पोरेशन डेट है तो इनकॉर्पोरेशन डेट देनी है, और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो फाइनेंशियल डेट देनी है। कई बार क्या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो चेंज हो जाता है, तो जो आपका चेंज हुआ है वो आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मेंशन करना है। चाहे वो आपका कैलेंडर ईयर है, मतलब से जनवरी है या फिर अप्रैल है, तो वो यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट में मेंशन करना है। सो इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन करा है इट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब या फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट होगी या फिर उससे बड़ा होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर। एंड डेट में आपको क्या लिखना है, इट शैल बी ग्रेटर देन द डेट एंटर्ड इन फील्ड स्टार्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ऑफ कोर्स जो आपने ऊपर स्टार्ट डेट में डेट लिखी है उससे बड़ा ही होना चाहिए एंड डेट, तो वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। This is very important. Ensure that the difference between the above two dates should not be greater than 15 months and 1 day. Refer below screenshot. अगर आपको इस तरीके का एरर आता है ना तो ये ध्यान रखिए, आप यहाँ पर जो इन्होंने चेक लगाया हुआ है वो आप चेक मिस कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कंपनी 18 मंथ्स 16 मंथ्स का फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट कर लेती है। सो उस केस में अगर आप ये फॉर्म फाइल करेंगे ना तो आपको एरर आने वाला है। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, 2 जनवरी 2023 मेंशन करा एंड 31 मार्च 2025 मेंशन करा। जनरली ऐसा होगा नहीं, बट इन केस अगर आपको इस तरीके का एरर आता है तो इसका एरर का आने का मतलब ये है कि आपको जो एजीएम अलाउ कर रखा है वो एजीएम आपको अलाउ कर रखा है 15 मंथ्स तक। 15 मंथ से आप बियॉन्ड जो एजीएम है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ये एरर दिखाएगा। तो ये चेक बिजनेस वैलिडेशन, जैसे मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ, MCA V3 मतलब बिजनेस वैलिडेशन इन ऑल द फॉर्म्स। तो आपको यहाँ पर ये वैलिडेशंस लगाए गए हैं हर फॉर्म में, तो ध्यान रखिएगा इस वाली डेट को फिल करते वक्त। तो अगर आपको इस तरीके का एरर आ रहा है तो चेक करिए एक बारी कि आपका फाइनेंशियल ईयर एंड डेट सही है या नहीं। नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, फील्ड 3.2 डेट ऑफ द एजीएम। दैट इज वेरी कॉमन, जो आपकी डेट ऑफ एजीएम है वो आपको यहाँ पर DDMM बाय में कैप्चर करनी है। नेक्स्ट है फील्ड नंबर 3.3 डे ऑफ एजीएम। अच्छा, ये बहुत मजेदार होने वाला है। यहाँ पर आपको डे ऑफ एजीएम जैसे आप डालेंगे ना, ये देखिए पर्पल कलर में जैसे आपको यहाँ पर दिखाया गया, जैसे आपने डेट ऑफ एजीएम डाला तो ये जो डे ऑफ एजीएम है ना ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से ले लेगा, और ये नॉन एडिटेबल फील्ड है। ये देखिए आप ग्रे कलर का आपको दिख रहा है, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी गुड, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी डे टाइप करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपका डे यहाँ पर प्रीफिल हो जाएगा। सो इस सेम चीज यहाँ पर मेंशन करी गई है, डेट एंटर्ड इन दिस फील्ड शेल बी ग्रेटर देन द एंड डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर डेट। मतलब आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ एजीएम मेंशन करेंगे इस वाली डेट से अबव होनी चाहिए, जो कि हम सब प्रोफेशनल को पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद ही हमारी डेट ऑफ एजीएम होगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर चेक लगाया गया है। तो गलती से अगर आपसे टाइपो एरर हो जाए तो यहाँ पे एरर दिखाएगा, तो आप एक बार अपनी डेट चेक कर लीजिएगा। देन डे ऑफ एजीएम अकॉर्डिंगली मैंने जिससे अभी आपको बताया वो प्रीफिल हो जाएगा। नेक्स्ट है
फिल नंबर 3/4 स्टार्ट डे टाइम ऑफ एजीएम एंड एंड डेट ऑफ एजीएम। अच्छा, ये अभी बीच में कुछ लोगों का इशू भी आया था बिकॉज V2 में क्या था, आप कोई भी टाइम अपनी तरफ से डाल के भर सकते थे, बट अभी V3 में क्या कैसे कर दिया है, V3 में आपको 15 मिनट्स का गैप दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10:15 पर स्टार्ट डेट होगा, देन 10:30 पर होगा। सो ऐसे 15 इंटरवल्स पर आपको स्टार्ट डेट एंड एंड डेट यहाँ पर कैप्चर किया गया है। तो अगर आपको लगता है आपकी जो मीटिंग है वो 10:02 पे शुरू हुई है, तो आप 10:02 यहाँ पर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उस केस में आप क्या कर सकते हैं, 10 सेलेक्ट करके और एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट आप अपनी एक डिक्लेरेशन लगा सकते हैं, बिकॉज आपको सेबी में भी सेम टाइमिंग एंड उसका जो वो है डिक्लेरेशन देना पड़ता है, मतलब फाइलिंग करनी पड़ती है आपको सेबी में भी। तो उसके लिए आप एज एन ऑप्शनल अटैचमेंट यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेटर अटैच कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं है ये एग्जैक्ट टाइम यहाँ मेंशन करने का, इसीलिए ऑप्शनल अटैचमेंट में क्लैरिफिकेशन लेटर अटैच करा है। तो स्टार्ट टाइम एंड एंड डेट टाइम आपको 15 मिनट्स के इंटरवल पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन से। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, जिसमें हम कवर करने वाले हैं वेदर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अपॉइंटेड, नेम ऑफ द चेयरमैन, नंबर ऑफ मीटिंग्स, ये सारा का सारा हम स्टेप 3 में कवर करने वाले हैं। एक और हमारा स्टेप फील्ड नंबर 3/5 होता है इसमें, वेन्यू ऑफ द एजीएम। यहाँ पर जहाँ पर आपकी एजीएम होने वाली है वो आपको एजीएम वो वेन्यू आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कई बार क्या होता है एजीएम का वेन्यू चेंज हो जाता है लास्ट मोमेंट पे आके, तो जो चेंज वाला वेन्यू है जहाँ पर एक्चुअली में एजीएम हेल्ड हुई है वो आपको यहाँ पर एजीएम का वेन्यू कैप्चर करना है। फील्ड नंबर 3/6 whether chairman of the meeting appointed, then 3/7 name of the chairman। सो अगर आपने वेदर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अपॉइंटेड को येस सेलेक्ट करा है तो आपको उसका चेयरमैन का यहाँ पर नेम मेंशन करना है नेक्स्ट फील्ड में। नेक्स्ट है फील्ड नंबर 3/8 नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडेड द मीटिंग। सो यहाँ पर जितने भी आपके मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड करा है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आप जीरो मेंशन नहीं कर सकते बिकॉज मेंबर्स जो है वो जीरो नहीं हो सकते अटेंड करने के लिए मीटिंग के लिए, तो इट शुड बी मोर देन ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट है वेदर द रिक्विजिट क्वेरम इज प्रेजेंट, बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ। सो अगर आपने येस सेलेक्ट करा है आपको यहाँ पर वेदर रिक्विजिट क्वेरम इज प्रेजेंट, आपको येस और नो रेडियो बटन से सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट वेदर बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग एंड रिजल्ट देयर ऑफ। सो इसमें आपको लिखना क्या है, आपका जो एजेंडा आइटम्स, ठीक है, क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुआ है, आपके जो एजेंडा आइटम थे नोटिस के वो आपको यहाँ पर इस फील्ड में डिटेल में मेंशन करना है, जो जो डिस्कशन हुआ है और जो जो रिजल्ट उसका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है कि बिजनेस जो ट्रांजैक्ट हुआ और उसका रिजल्ट क्या था। तो अप्रूव्ड हुआ, पास्ड हुआ और स्पेशल था, ऑर्डिनरी था, ये सारा का सारा आपको इस फील्ड में बकायदा पूरा का पूरा शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में लिखना है। अब यहाँ पर जनरली काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं रेजोल्यूशन उठा के कॉपी पेस्ट करके एज एन अटैचमेंट में लगा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पर इस फील्ड में रेजोल्यूशन नहीं मांगा गया है, इस फील्ड में मांगा गया है कि आपके एजेंडा आइटम्स क्या थे। फॉर एग्जाम्पल अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड फिक्सेशन ऑफ देयर रिम्यूनरेशन, वो क्या था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या हुआ, वो पास करके लिखना है। तो ये आपको शॉर्ट एंड क्रिप्स लिखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैनर में नहीं देना, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के एजीएम के आइटम्स तो वैसे भी बहुत सारे होते हैं, तो आप सारे के सारे यहाँ पर कवर कर सकें। मुझे पता है ये फील्ड बहुत छोटी है, इसमें आपके आइटम्स नहीं आएंगे, इसलिए आज आप जो इस वाली फील्ड को कैप्चर करने के ऑप्शनल अटैचमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड के बारे में बात करते हैं, particulars with respect to any adjournment of meeting and any change in venue। सो यहाँ पर आपको इस वाले फील्ड को तभी सेलेक्ट करना है जब आपकी एजीएम जो वो एडजर्न हुई है या आपका वेन्यू था वो चेंज हुआ है। अदरवाइज आपको यहाँ पर इस वाले फील्ड में नॉट एप्लीकेबल करके मेंशन कर देना। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। इफ नथिंग चेंज, मतलब इन दोनों में से अगर कोई भी चीज चेंज नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर क्लियरली नॉट एप्लीकेबल करके मेंशन करना है। अब यहाँ पर देखिए ये डिफरेंट केसेस है,
जो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है या वेन्यू में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ज़्यादातर यही वाले केसेस आते हैं, तो उस केस में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, ये एग्जांपल मैंने दिया है, शॉर्ट में भी दिया है, लॉन्ग में भी दिया है, जो आपको बेटर लगता है आप वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप लिख सकते हैं देखकर। There was no adjournment of the meeting and no change in the venue. The AGM was held as per the notice. So एक सिंपल एंड कॉमन आपने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आप शॉर्टर लिखना चाहते हो तो नॉट एप्लीकेबल डायरेक्ट लिखना, द मीटिंग वॉज हेल्ड एज शेड्यूल्ड विद नो एडजर्नमेंट और चेंज इन वेन्यू। सो ये हो गया जब हमारा कोई चेंज नहीं है। बट अगर हमारा चेंज है जिसमें हमारी मीटिंग एडजर्न हो गई है, तो उस केस में आपको चेंज के केस में इस तरीके से आप लिख सकते हैं, द एजीएम वॉज एडजर्न्ड ऑन 30th September ड्यू टू लैक ऑफ क्वेरम and was reconvened on 7th October 2025 at the same venue and time. So यहाँ पर आपकी डेट चेंज हो गई, 7th October हो गई, तो अगर आपकी डेट चेंज हुई है तो उसको आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही चीजें चेंज हो गया है तो कैसे लिखेंगे, ये भी एक एग्जांपल दिया है। AGM was adjourned on 30th September 2025 and reconvened on 7th October 2025 at a changed venue, that is the corporate office of the company. अगर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, कोई और ऑफिस है, तो वो आपको यहाँ पर वो ऑफिस का एग्जाम्पल आपको मेंशन करना है आफ्टर ड्यू इंटीमेशन टू द मेंबर्स। सो ये आपको मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल दिए। अगर आपको ये एग्जाम्पल ठीक लगते हैं तो आप यहाँ से देखकर आप अपनी MGT15 फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, पर्टिकुलर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ मीटिंग एंड चेंज इन वेन्यू। तो ऊपर हमने एडजर्न की बात करी थी, यहाँ पर हम पोस्टपोन की बात करते हैं कि अगर आपकी मीटिंग जो है वो पोस्टपोन हो गई है तो उस केस में आपको ये यहाँ पर पर्टिकुलर्स मेंशन करने हैं। What to mention in this field? केस 1 जैसा भी हमने ऊपर लिखा था, अगर आपका कोई भी पोस्टपोनमेंट नहीं हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है वेन्यू में, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, देयर वॉज नो पोस्टपोनमेंट ऑफ द मीटिंग एंड नो चेंज इन द वेन्यू, द AGM वॉज हेल्ड एज पर द नोटिस। शॉर्टर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल एज द मीटिंग वॉज हेल्ड as scheduled with no postponement or change in value. अगर आपका मीटिंग पोस्टपोन्ड हुआ है उसके केस में आप किस तरीके से लिख सकते हैं, द AGM scheduled to be held on 30th September 2025 was postponed to 7th October 2025 due to unavoidable circumstances after due intimation to the members. इन केस अगर आपका सिर्फ वेन्यू चेंज हुआ है तो वेन्यू के केस में आप किस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको दिया गया है, द वेन्यू ऑफ द AGM वाज चेंज फ्रॉम द रजिस्टर ऑफिस टू द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस आफ्टर ड्यू नोटिस टू द मेंबर्स। कोशिश करिए आफ्टर इंटीमेशन आफ्टर ड्यू कोर्स टू द मेंबर्स जरूर ऐड करिए जब भी आप इस फील्ड को यूज करना चाहते हैं। अगर आपका दोनों ही चीज चेंज हुआ है तो उस केस में आप कैसे लिख सकते हैं, द AGM scheduled on 30th September 2025 was postponed and held on 7th October 2025 at a changed venue, that is the corporate office of the company after due intimation to the members. So ये आपको दोनों के केस में अगर चेंज होता है तो आप ये वाला टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फील्ड नंबर, नेक्स्ट फील्ड जो है हमारी है एनी अदर पॉइंट्स रेलिवेंट फॉर इंक्लूजन इन द बोर्ड। सो इस फील्ड में आपसे मांग रहा है, ऊपर जो मैंने मांगा इसके अलावा कुछ और ऐसा पॉइंट है जो आप बताना चाहते हैं इस रिपोर्ट में, तो यहाँ पर आपको AGM रिलेटेड पॉइंट्स बेसिकली मेंशन करने हैं। Here you mention important AGM related facts which are not already covered in earlier fields, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप nil और not applicable करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया गया है कैसे पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे अगर आपकी जो AGM है, अगर आपकी AGM जो है हाइब्रिड मोड में हुई है, VC से हुई है, ई वोटिंग था, पोल था, कोरम कंफर्मेशन था, स्क्रूटनाइजर अगर आपने अपॉइंट करा है, वोटिंग रिजल्ट डिक्लेयर करा है, तो आपको इस तरीके से ये वाले एग्जाम्पल यहाँ पर इस वाली फील्ड में मेंशन कर सकते हैं।
यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, द AGM वॉज कंडक्टिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल MCA सर्कुलर्स. रिमोट ई-वोटिंग एंड ई-वोटिंग ड्यूरिंग द AGM वर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स. सो ये आप यहाँ पर ये टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, जो आपका रीजन होगा वो आप चेंज कर दिएगा. जैसे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करा गया है, सर्कुलर यूज करा गया है, तो आपका जो रीजन होगा वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं. तो आई होप ये सारे जो मैंने आपको टेम्पलेट्स दिए हैं ना, ये आप अपने उसमें फॉर्म में यूज कर सकते हैं. इजी टू अंडरस्टैंड है, शॉर्ट एंड क्रिप्स है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है इनको यूज करने में. नेक्स्ट स्टेप की बात करें, फेयर समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसा कि आपको पता होगा, अभी हमारे सारे के सारे फॉर्म्स जो हैं वो ROC के पास नहीं है. ठीक है, कुछ CPACE में है, कुछ CPC में है, तो बाइफरकेट हो गए हैं. तो अब ROC जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो इंस्पेक्शंस है, जो हम फॉर्म फाइल कर रहे हैं, वो बेसिक. सो ये वाला फेयर समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या है? मतलब आपने AGM कंडक्ट कर ली, ठीक है. कंडक्ट करने के बाद बेसिकली उसकी समरी आपको देनी है. अब उस समरी में आप क्या लिख सकते हो? मतलब ये बेसिकली आपको शॉर्ट रखनी है, न्यूट्रल रखनी है, और क्या क्या आप कवर कर सकते हो, जैसे किसने चेयर करा, कंफर्मेशन ऑफ क्वेरम, मीटिंग कैसे कंडक्ट हुई, एजेंडा आइटम जो है वो लाइन आइटम वाइज कंडक्ट किए गए या नहीं किए गए, रेजोल्यूशंस जो आपने पास करे या पुट टू वोट करे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको ओपिनियंस मेंशन नहीं करने हैं. डिटेल डिस्कशंस जो भी होती है अमंग्स शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स, KMP, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन नहीं करनी है. सिर्फ फैक्ट्स मेंशन करने हैं यहाँ पर आपको. जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, the AGM was duly convened and held in accordance with the provision of the Companies Act 2013. The chairman took chair and ascertained that the requisite quorum was present. The notice convening the meeting was taken as read. The items of business as set out in the notice were taken up and resolution were put to vote and were passed with the requisite majority. So ये आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं. और अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में यूज करना है, तो आप और डिटेल में अपने क्या क्या आइटम्स कंडक्ट हुए वो सारे के सारे यहाँ पर आप कैप्चर कर सकते हैं. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अभी तक हमने ऊपर जितनी भी फील्ड की बात करी, अब अगर आपने, जैसे ये हमारा वेब फॉर्म है, आप इसमें अपना कंटेंट डालेंगे जो भी आप मेंशन कर रहे हैं. तो अगर आपने जैसे ही कंटेंट डाला, आपको इस तरीके का एरर आएगा, फिल्ड नॉट फिल्ड इन एक्सपेक्टेड फॉर्मेट. तो आप देखिएगा, क्या आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर तो यूज नहीं करा. आपके जो कैरेक्टर्स की लेंथ है वो 10,000 या फिर 20,000 से ज़्यादा तो नहीं है. तो जो इस तरीके की फील्ड है ना, जिसमें समरी मांगी जाती है या जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है, तो वेब फॉर्म में उनकी जो कैरेक्टर लिमिट है जनरली वो 10,000, 5,000, 20,000 ऐसे रखी गई है. तो अगर आप उससे ज़्यादा फिल करेंगे ना, तो आपको इस तरीके का एरर आने वाला है. तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. अगर आपको इस तरीके का एरर आ रहा है, तो आप ऑप्शनल अटैचमेंट लगाइए उसकी. नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसकी वजह से ना कन्फ्यूज़न भी हो रही थी, काफ़ी सारे इश्यूज भी आ रहे थे. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. स्टेप 5 में है ना, डिक्लेरेशन है. अब डिक्लेरेशन को समझने के लिए, जैसे यहाँ पर जो DSC है ना, 3 DSC पॉइंट दिए गए हैं. मैंने अलग अलग कलर से मार्क करे हैं, ब्लू कलर, ग्रीन एंड ऑरेंज. तो यहाँ पर जो है चेयरमैन के DSC है. यहाँ पर जो है इनमें से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे डायरेक्टर के DSC, यहाँ पर डायरेक्टर के DSC. नेक्स्ट है CS के DSC. तो हमारे इस फॉर्म में 4 DSC हैं. अब इस 4 DSC को ना बहुत आसान से प्लेन भाषा में समझते हैं कि कब कैसे कैसे कौन लगने वाले हैं. पहले हम रूल रेफर करते हैं कि ये जो हमसे फॉर्म साइन करवाया जा रहा है वो गवर्निंग रूल कौन सा है. रूल है हमारा रूल 31, रिपोर्ट ऑन AGM. तो यहाँ पर देखिए, द रिपोर्ट शैल बी साइंड एंड डेटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, और इन केस ऑफ हिज इनएबिलिटी टू साइन by any two directors of the company, one of them shall be the managing director. If there is one, the company secretary of the company. मैम कुछ नहीं समझ आया, सच बताएं. अच्छा चलिए आसान भाषा में समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. बहुत इजी एंड बहुत प्लेन रीडिंग में समझते हैं. केस 1 है हमारा, जहाँ पर चेयरमैन जो है वो अवेलेबल है.
अगर चेयरमैन अवेलेबल है देन चेयरमैन विल साइन दिस रिपोर्ट, मतलब ये जो फॉर्म है सिर्फ चेयरमैन साइन करेगा, बाकी किसी के भी आपको डीएससी नहीं लगाने। ठीक है, ये एक केस 1 हो गया, अगर चेयरमैन अवेलेबल है तो। केस 2, जहां पर आपका चेयरमैन नहीं अवेलेबल है और फॉर्म ये साइन नहीं कर सकता, मतलब ड्यू टू इलनेस या एब्सेंस वो नहीं अवेलेबल है साइन करने के लिए। उस केस में हमारे 2 सिनेरियो बनेंगे। एक सिनेरियो होगा अच्छा, पहले हम समझते हैं, जहां पर हमारा चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो ये रिपोर्ट जो साइन होगी वो साइन होगी बाय एनी 2 डायरेक्टर्स, मतलब कोई भी 2 डायरेक्टर्स, एंड वन ऑफ देम must be, but one of those 2 must be the managing director if the company has one, and company secretary must also sign. अब अगर आपका चेयरमैन नहीं है तो उस केस में आपकी जो साइनिंग रहने वाली है वो इस तरीके से रहने वाली है। कंपनी हैज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट सिनेरियो। यहाँ पर आपके चेयरमैन अनअवेलेबल है, ठीक है, तो आपके जो डीएससी लगने वाले हैं, यहाँ पर एमडी है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर आपके, तो आपका एक जो डीएससी लगेगा वो लगेगा एमडी का, दूसरा अनदर डायरेक्टर, तीसरा कंपनी सेक्रेटरी का। सो इट हैज टू बी डेटेड एज 30 सितंबर 2025। ये मैंने एक रैंडम डेट ली है, आपकी जो एजीएम की डेट होगी वो आपको यहाँ पर लेनी है। तो मिस्टर ए एमडी, मिस्टर ए डायरेक्टर, मिसेस सी जो है सीएस, तो ये 3 डीएससी आपको लगाने हैं। तो एक एमडी हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, एक सीएस, तो मतलब सीएस तो कंपलसरी है ही। अगर एमडी है तो एमडी के डीएससी लगेंगे, और अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर के डीएससी लगेंगे। तो यहाँ पर इस केस में हमारा डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर था, तो उस केस में हमारी साइनिंग ऐसे रहने वाली है। बट अगर कंपनी में एमडी ही नहीं है तो उस केस में हमारी साइनिंग कैसे रहेगी? उस केस में हमारी रहेगी, यहाँ पर देखिए, चेयरमैन नहीं है, एमडी नहीं है, तो कोई भी 2 डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी। तो उस केस में हमारी कैसे रहने वाली है? मिस्टर ए एज अ डायरेक्टर, मिस्टर बी एज अ डायरेक्टर, एंड मिस्टर सी एज अ सीएस। तो अगर मैं इजी वे में बात करूं कैसे याद रख सकते हैं, चेयरमैन अवेलेबल है तो सिर्फ चेयरमैन के सिग्नेचर आपको लगाने हैं। अगर चेयरमैन अनअवेलेबल है तो 2 डायरेक्टर प्लस सीएस। एमडी कंपलसरी है अगर है तो ये आपको इजी ट्रिक है याद रखने के लिए, क्योंकि जब हम फॉर्म अपलोड करेंगे ना तो वहाँ पर इस तरीके के एरर्स आएंगे कि आपने यहाँ पर सिग्नेचर नहीं लगाया या फॉर्म जो है यहाँ पर मिसिंग है। इस तरीके के अगर डीएससी के कुछ भी इशू आते हैं ना तो आपको ये वाला हेड जरूर चेक करना है और करेक्ट करना है अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं तो। अब व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हाइल फाइलिंग दिस फॉर्म? सो आपको ऊपर पॉइंट नंबर 5 में इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स बताए गए हैं, एग्जाम्पल्स जो बताए गए हैं, वो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं फॉर्म को फाइल करते वक्त। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप AOC4, AOC4 XBRL, AOC4 NBFC, MGT 7A में जो भी आप AGM की डेट मेंशन करके आए हैं वही AGM की डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर आप गलत डेट मेंशन करोगे तो हो सकता है आपको एरर आए, तो ये ध्यान रखिएगा आप गलत ना मेंशन करें ये वाली डेट। नेक्स्ट है, प्लीज़ अगर आपकी कंपनी का जो स्टेटस है CIRP में, तो आप जो डेजिग्नेशन में सेलेक्ट करोगे ना डायरेक्टर वाले डेजिग्नेशन में, तो उस केस में आपको IRP सेलेक्ट करना है। IRP हो गया या लिक्विडेटर हो गया, जो भी है उसके DSC लगाने हैं बस, बाकियों के किसी के सिग्नेचर नहीं लगने वाले। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं इस फॉर्म को फाइल करते वक्त। सो मुझे ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे जाके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने प्रोफेशनल के बीच, ताकि वो भी समझ सके इस फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट मैंने चीज़ें बताई हैं वो क्या है बेसिकली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए फॉर्म्स के साथ। थैंक यू।